अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, न्यूरोमस्कुलर रिहैबिलिटेशन में आपको बहुत सी कंडीशंस में स्पैस्टिसिटी देखने को मिलेगी। स्पैस्टिसिटी एक इस तरह की कंडीशन होती है जिसमें किसी भी पेशेंट की मसल टोन जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस होती है टू द मूवमेंट। मतलब आप पैसिवली कोई भी मूवमेंट कराएंगे तो आपको उसमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगी। स्पैस्टिसिटी रिजिडिटी से डिफरेंस किस तरह से होती है कि स्पैस्टिसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी डिपेंडेंट होती है, यानी अगर आपकी स्पीड ऑफ स्ट्रेच या स्पीड ऑफ पैसिव मूवमेंट ज़्यादा है तो आपको रेजिस्टेंस या स्पैस्टिसिटी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हम एक्सटेंट ऑफ स्पैस्टिसिटी का पता लगाएं। उसके लिए हम डिफरेंट स्केल्स यूज़ करते हैं, जिसमें से एक स्केल हम आज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल। ठीक है, मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल के हमारे पास डिफरेंट ग्रेड्स होते हैं। अगर हम कहें तो हमारे पास 0 to 4 ग्रेड्स होते हैं, जिसमें एक 1+ का लेवल होता है। सबसे पहले हम बात करें 0 ग्रेड की, तो वो कहते हैं कि इसके अंदर मसल टोन के अंदर कोई इंक्रीज नहीं होता। यानी आप सबसे पहले क्या कराते हैं, जिस भी पार्ट को अपने चेक करना होता है उसके आप पैसिव स्ट्रेचिंग कराते हैं या पैसिव मूवमेंट कराते हैं, और फिर उसके बाद आप असेस करते हैं कि आपको कोई रेजिस्टेंस फील हुई है कि नहीं हुई। इसको समझने से पहले मैं आपको एक टर्म को एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एज कैच। जब भी आपने उसकी पैसिव मूवमेंट कराना स्टार्ट की और पैसिव मूवमेंट कराने के दौरान अगर पेशेंट के अंदर स्पैस्टिसिटी थी तो आपको एक जगह पर एक पॉइंट आएगा जहां पर आपको रेजिस्टेंस मैक्सिमम फील होना स्टार्ट हो जाएगी। पहले नॉर्मल मूवमेंट हो रही थी, एक रेंज के अंदर आपको रेजिस्टेंस फील हुई, उसको आप कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज कैच। ठीक है, कैच के बाद रिलीज भी हो सकता है और हो सकता है कैच के बाद भी आपको रेजिस्टेंस फील हो। ठीक है, तो उस पॉइंट को आप पर्टिकुलरली कैच कहते हैं। सबसे पहले हम ग्रेड 0 की बात करें तो वो कहते हैं कि इसके अंदर मसल टोन के अंदर कोई इंक्रीज नहीं हो रहा होता। ग्रेड 1 के अंदर स्लाइटली मसल टोन के अंदर इंक्रीज हो रहा होता है, कैच होता है। ठीक है, आपने मूवमेंट कराई, आपको थोड़ी देर बाद रेजिस्टेंस फील हुई, उसके बाद रिलीज होगी, यानी रेजिस्टेंस खत्म हो गई। और या फिर वो इसको कहते हैं कि आपको एट द एंड ऑफ रेंज ऑफ मोशन जो है वो क्या देखने को मिली, स्लाइटली या मिनिमल रेजिस्टेंस देखने को मिली। अगर हम ग्रेड 1+ की बात करें तो 1+ के अंदर वो कहता है कि मसल टोन इंक्रीज हुई, कैच हुआ, लेकिन कैच के बाद भी थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन जो है या थ्रू आउट द लेस देन हाफ ऑफ द रेंज ऑफ मोशन आपको जो है वो क्या देखने को मिली, मिनिमल रेजिस्टेंस मिली। कैच हुआ, कैच के बाद भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिली। 1 के अंदर क्या था, कैच के बाद रिलीज हो रहा था, यानी रेजिस्टेंस खत्म हो रही थी, जबकि इसके अंदर आपको कैच भी देखने को मिला और कैच के बाद आपको थ्रू द लेस देन हाफ ऑफ द रेंज ऑफ मोशन आपको रेजिस्टेंस देखने को मिली। फिर हमारे पास आता है ग्रेड 2। ग्रेड 2 के अंदर वो कहते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज थी और आपको जो है वो पूरी रेंज ऑफ मोशन या मोस्ट ऑफ द रेंज ऑफ मोशन के अंदर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिली, लेकिन अभी भी लिम्ब के अंदर कुछ हद तक पैसिव मूवमेंट जो है वो परफॉर्म हो पा रही थी। ठीक है, बल्कि लिम्ब जो है वो कंप्लीटली इसके अंदर मूव कर पा रहा था। जबकि ग्रेड 3 के अंदर क्या होता है कि मसल टोन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है और पैसिव मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होती है। ठीक है, आपने ये बात याद रखनी है कि स्पैस्टिसिटी पहले फ्लेक्सर्स के अंदर जो है ना ज़्यादा कॉमन होती है और फिर अल्टीमेटली ग्रेड 4 के अंदर ना तो फ्लेक्शन हो पा रही होती है ना ही एक्सटेंशन हो पा रही होती है, जो ना लिम्ब बहुत ज़्यादा रिजिड होता है। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको सारे ग्रेड्स की समझ आ गई होगी। अब इसके अंदर ना मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल ये क्यों है, कहते हैं कि जो पहले वाला स्केल था उसके अंदर ना 1+ नहीं था, इसके अंदर 1+ ग्रेड जो है वो ऐड किया गया ताकि कैच और माइल्ड रेजिस्टेंस के अंदर एक डिफरेंस को देख सकें। फिर अगर हम इसकी बात करें लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में कहते हैं इट इज सब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे आपको पता होगा ना, हम गोनियोमेट्री कर रहे होते हैं रेंज ऑफ मोशन मेजर करने के लिए, तो हमारे पास एक सर्टेन वैल्यू आती है, 120 डिग्री तक रेंज जा रही है तो हमारे पास एक वैल्यू होती है, राइट। लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होता, ये तो थेरेपिस्ट के ऊपर डिपेंड करता है ना। अब थेरेपिस्ट कुछ ऐसा हो सकता है जैसे पैसिव मूवमेंट बहुत तेजी से कराई हो, या हो सकता है कि जो आपका थेरेपिस्ट है उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो, या हो सकता है आपका थेरेपिस्ट जो है उसकी एक असेसमेंट ठीक ना हुई हो, तो इट इज़ सब्जेक्टिव, दैट इज बेस्ड अपॉन द थेरेपिस्ट एक्सपीरियंस। ठीक है, फिर आपके पास आते कहते हैं कि ना ये इसका एक डिफरेंस है। एक हमारे पास एक स्केल होता है जिसको हम टार्डो स्केल कहते हैं, जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कहते हैं जो मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल होता है ना, ये आपको ये तो बता देता है कि स्पैस्टिसिटी है या रेजिस्टेंस फील हुई है, लेकिन ये डिफरेंशिएट नहीं करता कि ये कॉन्ट्रैक्चर है या रिजिडिटी है। वो डिफरेंशिएट क्यों नहीं करता, क्योंकि ये वेलोसिटी डिपेंडेंट इंक्रीज की बात नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये नहीं कह रहा होता कि इतनी स्पीड मैंने दी थी और उस स्पीड के बाद मुझे जो है ना ये फील हुआ, नहीं, ये नहीं बता रहा होता। ये सिर्फ आपको ये बता रहा होता है कि स्पैस्टिसिटी या मुझे सिर्फ रेजिस्टेंस फील हुई है। अब वो रेजिस्टेंस तो किसी भी वजह से हो सकती है, वो रिजिडिटी हो सकती है, मे बी वो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल होती है, ये सब चीज़ें। आई होप कि आपको मॉडिफाइड एशवर्थ स्केल समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक